हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में बच्चों आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। टोटल हमारी एक्सरसाइज में बच्चों 18 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम एक ही लेक्चर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये बच्चों लेक्चर वीडियो जो है ये थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लेंथी होगा क्योंकि इसमें हमने सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। तो लेकिन यह है कि इसमें मैं बच्चों इन तमाम न्यूमेरिकल्स का जो ब्रेक डाउन है वो नीचे कमेंट्स में दे दूंगा, जिसमें टाइमिंग होगी कि किस टाइमिंग पे कौन सा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है, ताकि आप डायरेक्ट उस टाइमिंग पे क्लिक करके उस न्यूमेरिकल को स्टार्ट से देख सकें। तो 18 बच्चों न्यूमेरिकल्स हैं, तो 18 टाइमिंग्स जो है वो डिफरेंट नीचे मैं लिख दूंगा। हर न्यूमेरिकल के स्टार्ट की टाइमिंग वहाँ पे लिखी होगी। आप उस टाइमिंग पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वीडियो जो है उसी न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जो आपको आसानी है कि जो न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं वो न्यूमेरिकल्स आपके ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं तो ठीक है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है। और आप उसको नहीं करना चाहते तो आप उस न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट जंप करके जा सकते हैं जो न्यूमेरिकल एक्चुअली आप लोग समझना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो को हम लोग एक ही ड्यूरेशन में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, उसकी स्टेटमेंट, उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है। तो स्टेटमेंट बच्चों उसकी ये है, प्रॉब्लम 2.1 है और ये है बच्चों कि सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट द पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों -2 एंड -3, एंड इट्स टिप एट पॉइंट बी और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 9। तो दो पॉइंट्स दिए हैं बच्चों में, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी दिया है और हमसे पूछा है डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो बेसिकली बच्चों जो दो पॉइंट्स दिए हैं ए और बी, दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट से देखकर हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक प्लेन में है, प्लेन में ये पॉइंट्स दिए गए हैं और दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको पूछा गया है। अगर इन पॉइंट्स को बच्चों मैं ड्रॉ करूं या इनको अगर उस प्लेन के अंदर बनाने की कोशिश करूं, तो फ़र्ज़ करें बच्चों ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और इस प्लेन में जो पॉइंट ए है, अगर पहले पॉइंट ए को देखें तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, जिसका मतलब है कि बच्चों ये जो पॉइंट ए है ये लाई करता है कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स -2 एंड -3 हैं। और इस तरह बच्चों एक पॉइंट बी है जो कि जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, जिसका मतलब है कि ये पॉइंट बी जो है ये लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ए और बी दोनों को हमने प्लॉट किया। अब जो हमने दोनों पॉइंट जो हैं ए और बी, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट बी गिवन है, प्लेन के अंदर दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमने कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे बच्चों वेक्टर के चैप्टर में इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट करना जो है उसको डेफिनेटली हम लोग वेक्टर्स की मदद से ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसमें बच्चों तरीक़ेकार ये होगा कि हम दोनों पॉइंट जो हैं ए और बी, इनके जो है वो पोजीशन वेक्टर्स बनाएंगे और फिर पोजीशन वेक्टर्स बनाने के बाद हम लोग इसको हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे और फिर वेक्टर बनाएंगे ए से लेके बी तक। ए से बी वेक्टर बनेगा या बी से ए वेक्टर बनाएंगे और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसमें पहले बच्चों हम लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, वो पोजीशन वेक्टर जो है वो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे साथ साथ हम लिखते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पॉइंट ए, और वो बच्चों उसको हम कहेंगे ओ ए, राइट, नाम दे लेंगे ओ से ए। ये हमारे पास ओरिजिन ओ है तो पोजीशन वेक्टर ओ ए होगा और इस पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू -2i -3j। ठीक है, किसी भी पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बनाना हमें आता है। किसी भी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर जब बनाते हैं तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ i और y कोऑर्डिनेट के साथ j लिख देते हैं, तो -2i -3j। इस तरह बच्चों इसके बाद हम लिखते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ b, यानी ये जो पॉइंट b है इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम बनाएं तो o से b तक ये पोजीशन वेक्टर बनेगा और ये पोजीशन वेक्टर बच्चों OB जो है इसको हम लिखेंगे 3i + 9j। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x है, x कोऑर्डिनेट के साथ i और y कोऑर्डिनेट के साथ j लिखेंगे। तो उसके बाद बच्चों हम लेते हैं एक वेक्टर बनाते हैं हम a से लेके b तक। ठीक है, कंसीडर अ वेक्टर फ्रॉम a टू b। तो कंसीडर वेक्टर r, ठीक है, r वेक्टर लेंगे हम फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b। ये वेक्टर हमारे पास आ गया बच्चों r, ठीक है, जो a से b की तरफ है।
अब जो यूजिंग हेड टू टेल रूल, अगर हम देखें यहाँ हम कहें यूजिंग हेड टू टेल रूल, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो पोजीशन वेक्टर ओ ए है प्लस पोजीशन वेक्टर ओ ए प्लस आर वेक्टर आर, ये दोनों इक्वल हैं पोजीशन वेक्टर ओ बी के। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों ओ ए वेक्टर जो है, मतलब आप देख सकते हैं कि ओ से लेके ए तक जो वेक्टर बना प्लस हमारे पास वेक्टर आर बना, ए के हेड पर वेक्टर आर की टेल है तो ओ ए प्लस आर, और इनका रिजल्टेंट जो है जो ये हमारे पास बना जो कि वेक्टर ओ बी होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेक्टर आर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ठीक है, तो आर वेक्टर हम बना सकते हैं जो कि ए से बी तक होगा। इस आर वेक्टर की वैल्यू जो है ये जो हम लिखते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर विच इज़ 3i प्लस 9j, ये है हमारे पास माइनस, फिर हमारे पास वेक्टर ओ ए है विच इज़ माइनस 2i माइनस 3j। ठीक है, तो यहाँ से ये हम जो लिख लेते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर आ जाएगा विच इज़ 3i माइनस माइनस 2i विच मीन्स दिस इज़ 5i। ठीक है, ये जो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 3 प्लस 2 5i। उसके बाद हमारे पास 9j प्लस 3j विच मीन्स प्लस 12j। तो जो आर वेक्टर है हमारे पास पॉइंट ए से बी तक वो आ गया हमारे पास 5i प्लस 12j। ठीक है, अब जो इस वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये वेक्टर आर हमारे पास आ गया, ये वेक्टर आर होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वेक्टर आर है। इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हमने लेना है, दैट विल बी द डिस्टेंस। तो हम ये लिखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू इज एक्चुअली इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा जो यहाँ पे, उसको आर लाइंस इस तरह से ड्रॉ करके हम लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 5 स्क्वायर, हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट 5 और वाई जो है दैट इज़ 12, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सो दैट विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू 25 प्लस 144, 25 प्लस 144 ये जो आ जाएगा हमारे पास 169, और आर जो है फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 13 मीटर्स। ठीक है, चूँकि हमारे पास गिवन यूनिट्स जो हैं ये मीटर्स में हैं, तो उसने पूछा है कि मीटर्स में बताएं, तो उसको हम मीटर्स में बता सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ यूनिट्स जो है वो भी लिख सकते हैं 13 यूनिट्स, तो दैट विल बी द आंसर। ओके बच्चों, दिस इज़ प्रॉब्लम 2.1। पॉइंट ए गिवन था, पॉइंट बी गिवन था, दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स लिखे, वहाँ से हेड टू टेल रूल मैंने लिखा बनाया, और फिर वहाँ से मैंने आर वेक्टर लिया विच इज़ ओ बी माइनस ओ ए। तो उसका मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का देखें, हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी एक वेक्टर बना लिया, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जो वेक्टर होगा उसकी जो लेंथ होगी वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड होगा, वही डिस्टेंस होगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो एक्चुअली आर वेक्टर बनाया, उसका मैग्नीट्यूड लिया, तो दैट मैग्नीट्यूड गिव्स अस द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ओके बच्चों, सो दिस इज प्रॉब्लम 2.1। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों प्रॉब्लम 2.2 पर। ओके बच्चों, दिस इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2.2। ये बच्चों, a certain corner of a room is selected as the origin of a rectangular coordinate system if an insect is crawling on an adjacent wall at a point having coordinates 2, 1 where units are in meters. What is distance of the insect from this corner of the room? ये भी जो इस तरह से है कि हमारे पास एक रूम है, उसको 3 डायमेंशनल सिस्टम जो है उसको बनाते हैं। चलें उसको मैं इस तरह से जो है जो आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ करता हूँ कि हमारे पास एक रूम है जो कि एक 3 डायमेंशनल सिस्टम होगा, और उसमें इस तरह से चलें इसको ड्रॉ करते हैं। ये जो हमारे पास रूम है, और इस रूम में ये जो है 3 एक्सिस यहाँ पे ले लेते हैं, और ये वाला एक्सिस एक इस तरह से ये वाले एक्सिस ले लेते हैं इसमें से, और एक हॉरिजॉन्टल इस तरफ से ये वाले एक्सिस लेते हैं। तो ये जो हमारे पास एक रूम है 3 डायमेंशनल सिस्टम, इसमें जो इसको x ले लें या वट एवर, इसको जो है इस गिवन कंडीशन में इसको z ले लेते हैं,
और इस तरफ को x ले लेते हैं और इस तरफ को हम लोग y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। अब जो इसको अगर हम लोग y एक्सिस ले लें और इसको x एक्सिस ले लें तो इस रूम में ये 3 डायमेंशन सिस्टम जो एक रूम है, जिसको हमने एक रूम कंसिडर किया है, इसमें जो हम ये कहते हैं कि इसकी ये जो एक्स वाई प्लेन में जो दीवार है, ये वाली जो दीवार है इस तरफ जो होगी बच्चों, ये जो बनेगी यहाँ पे ओ ए बी सी, ठीक है। ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है ओ ए बी सी, इस दीवार पे जो कोई इंसेक्ट है, मतलब इस दीवार पे एक्स वाई प्लेन में ये दीवार जो है ओ ए बी सी जिसको मैंने शो किया है, अब उसमें जो यहाँ कहीं कोई इंसेक्ट जो है वो मतलब है मौजूद है इस दीवार पे, और उसकी जो पोजीशन है यानी हम ये कहते हैं कि इंसेक्ट इज़ एट पी विच इज़ 2 1। अब अगर आप इसको देखें बच्चों 2 1, दैट मीन्स कि ये जो है ये एक प्लेन में है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 1 है। तो ये जो इंसेक्ट है वो इस पॉइंट P पर है। हमने ये बताना है कि मीटर्स में हमने ये बताना है कि इस इंसेक्ट का ये जो रूम का कॉर्नर है, जो कि इस हमारे सिस्टम में जो हमने दिखाया है इसमें O है विच इज़ ओरिजिन। तो ये जो O है इसको हम एज्यूम करते हैं कि जैसे ये किसी रूम का कॉर्नर है, राइट, दिस इज़ कॉर्नर ऑफ द रूम। तो इस कॉर्नर से हमने इस इंसेक्ट की जो पोजीशन है यहाँ तक हमने ये बताना है कि कॉर्नर से इस इंसेक्ट का जो डिस्टेंस है ये कितना है, ठीक है। तो इसको जो हम इस तरह से करेंगे कि जहाँ पे ये इंसेक्ट है उसका पॉइंट गिवन है, दैट इज़ P 2 1। हम ये करते हैं कि इस इंसेक्ट की जो पोजीशन है इस वक्त हमें नज़र आ रही P, हम इसका एक पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, और फिर उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो दैट विल बी लेंथ ऑफ या दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम। तो जो हम यहाँ पे इसको यूँ लिखते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P, राइट, उसको किसके इक्वल लिखेंगे, दैट पोजीशन वेक्टर विल बी OP एंड दैट विल बी इक्वल्स टू R, और उस R को हम लिख लेंगे दैट इज़ इक्वल्स टू 2I प्लस J, राइट, 2I प्लस J उसका पोजीशन वेक्टर। अब हमने कहना है कि डिस्टेंस ऑफ insect from the corner of the room will be equals to magnitude of position vector R। तो इस पोजीशन वेक्टर R का जो मैग्नीट्यूड होगा O से P तक, दैट विल बी डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो जो R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसमें जो इसको सॉल्व कर दें तो दैट इज़ 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट, दैट इज़ 5 स्क्वायर रूट, दैट मेक्स इट 2.2 meters. So the distance of insect from the corner of the room is now actually equals to 2.2 meter, ठीक है बच्चों। So that is problem number 2। इसमें जस्ट बच्चों हमें एक इंसेक्ट की पोजीशन थी गिवन थी, पॉइंट P पे वो इंसेक्ट है और हमने उस इंसेक्ट का जो है वो कॉर्नर से डिस्टेंस बताना है। तो उस पोजीशन को हमने, जो उस इंसेक्ट की पोजीशन है P, उसको हमने उसका पोजीशन वेक्टर बनाया और फिर उस पोजीशन वेक्टर से हम लोगों ने बच्चों उसका मैग्नीट्यूड लिया। तो दैट बिकम्स द डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम, ठीक है बच्चों। तो ये था प्रॉब्लम 2.2। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम 2.3। प्रॉब्लम 2.3 स्टेटमेंट जो आपके सामने, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर A विच इज़ गिवन एज 4I प्लस 3J। तो जो एक वेक्टर दिया है सिंपल, इसमें पूछा है कि इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड करें। तो सॉल्यूशन में बच्चों हम ये कहते हैं कि हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं। वी नो दैट अ यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन ऑफ A विल बी अ वेक्टर हैविंग यूनिट वेक्टर विल बी टू डिवाइड वेक्टर A विद इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर हम A वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वी गेट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A। ये हमारे पास एक वेक्टर A है, इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर A होगा दैट विल बी टू डिवाइड दिस वेक्टर A विद इट्स मैग्नीट्यूड। तो सिंपली बच्चों हमारे वेक्टर जो है वो गिवन है, दैट इज़ 4I प्लस 3J। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा
वो जो हम लेंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और ये इक्वल आएगा हमारे पास 4i प्लस 3j अपॉन 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, सो दैट विल बी 25 स्क्वायर रूट, और इसको हम लिख लेंगे 4i प्लस 3j अपॉन 5। तो ये जो आंसर जो है हम कहेंगे दैट इज़ एक्चुअली ए यूनिट वेक्टर इज़ 4i प्लस 3j अपॉन 5। तो ये जो सिंपल एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसमें हमने यूनिट वेक्टर को फाइंड करना था। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों मूव करते हैं प्रॉब्लम 2.4। तो यह जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम 2.4, इसमें बच्चों कहा है कि टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट r1 इक्वल्स 3i प्लस 7j एंड r2 इक्वल्स -2i प्लस 3j रिस्पेक्टिवली। फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इसमें जो हमसे दो वेक्टर जो है ये हमें दिए गए हैं, और उसमें जो हमसे पूछा गया है कि r2 माइनस r1 एक वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन उसकी फाइंड करें। तो लेट वेक्टर r विच इज़ इक्वल्स टू वेक्टर r2 माइनस r1। हम फर्ज करते हैं कि वेक्टर r है जो इक्वल है r2 माइनस r1 के। तो गिवन है जो हमारे पास कि हम इसमें वेक्टर r जब लेंगे तो वो r2 माइनस r1 करेंगे। r2 है हमारे पास -2i प्लस 3j माइनस r1 है हमारे पास 3i प्लस 7j। तो यहाँ पे जो r वेक्टर आ जाएगा हमारे पास -2i माइनस 3i, दैट विल बी इक्वल्स टू -5i। उसके बाद प्लस 3j माइनस 7j विल बी -4j। ठीक है, सो 3j माइनस 7j विल बी -4j। अब ये भी जो हमारे पास जो है ये मतलब वेक्टर r आ गया। अब इस वेक्टर r जो है इसका मैग्नीट्यूड हमने लेना है और इसकी डायरेक्शन। तो वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड होगा जो दैट विल बी -5 स्क्वायर -4 स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। ये बच्चों हमारे पास बनेगा 25 प्लस 16, सो 25 प्लस 16 विल बी 41 square root and that will be equals to 6.4, right? So magnitude of vector r will be equals to 6.4 units, जो भी इसके साथ जो आप लिख सकते हैं यूनिट्स लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों हमने इसकी ओरिएंटेशन बतानी है। तो ओरिएंटेशन में बच्चों आप लोग ये देखें कि हमारे पास जो है ये वेक्टर r जो है ये 4th क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये भी आपने देखना है कि वेक्टर r जो है चूँकि उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, -5 -4। तो इसका मतलब है कि ये 4th क्वाड्रेंट में है, और 4th क्वाड्रेंट में जो हम पहले इसमें फाई कैलकुलेट करेंगे। रूल्स आप याद करें जो हमने रूल्स पढ़े थे पहले। जो है यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे फाई विच इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फाई की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट इनवर्स 4/5 से। तो ये भी जो फाई करेंगे टेंजेंट इनवर्स 4/5, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो वी गेट 5 दैट इज़ इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 39 डिग्री। तो फाई जो है वो जो ये वाला एंगल होता है, ये एंगल हमारे पास आएगा फाई विच इज़ 39 डिग्री। अब जो हमने जो इसकी ओरिएंटेशन बतानी है वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस बतानी है। क्वेश्चन में भी कहा है, अगर नहीं भी कहा हो तो किसी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बताते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों जो थीटा होगा जो कि ओरिएंटेशन होगी उसकी वो होगी बच्चों 180 प्लस 39 डिग्री, राइट। यानी बच्चों इसमें 180 ये वाला एंगल ऐड करेंगे और प्लस 39 यानी 5। तो 180 प्लस 39 करेंगे तो आंसर बच्चों हमारे पास आएगा 219 डिग्रीज। तो इसकी जो ओरिएंटेशन होगी वेक्टर r की, जो इन दोनों को माइनस करके आएगा, जो r2 माइनस r1 करके आएगा r वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 6.4 यूनिट्स होगा। और बच्चों उसकी जो ओरिएंटेशन होगी थर्ड क्वाड्रेंट में, चूँकि यहाँ से हमें पता चला कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में उसकी जो ओरिएंटेशन है बच्चों दैट विल बी, उसमें पहले फाई आएगा 39 डिग्री, उसके बाद बच्चों थीटा आएगा विच इज़ 180 प्लस 39 डिग्री। तो इस तरह से हम उसको देखेंगे दैट इज़ 219 डिग्रीज। ओके बच्चों, तो ये था प्रॉब्लम 2.4। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम लोग प्रॉब्लम 2.5 पर। वेक्टर 2 एग्जाम्पल 2.5,
इसमें जो ये है कि इफ अ वेक्टर b is added to vector a the result is 6i plus j, if vector b is subtracted from a the result is minus 4i plus 7j. What is magnitude of vector a? गिवन है बच्चों दो वेक्टर्स हैं a और b वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो वो आता है 6i plus j गिवन है। ए वेक्टर नहीं पता हमें, बी वेक्टर नहीं पता, हमें ये पता है कि दोनों को जब ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है। सो ए प्लस बी गिव्स 6i प्लस जे। फिर ये कहा है कि इफ़ बी वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, यानी ए माइनस बी करें तो फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। तो इसमें जो हम ये कहते हैं कि गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम वेक्टर ए प्लस बी करते हैं तो वी गेट 6i प्लस जे, ठीक है। और अगर जो हम करते हैं a माइनस बी तो वी गेट माइनस 4i प्लस 7j। सो व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a? इसका मतलब है कि पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर a क्या है या वेक्टर a क्या है, मतलब a के कंपोनेंट्स फॉर्म में ये आ जाए तो फिर उसका मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड कर लेंगे। तो ऐड देम, तो सिंपली बच्चों हम क्या करते हैं कि इनको ऐड कर देते हैं दोनों को। सो a वेक्टर प्लस a वेक्टर वी गेट 2a प्लस बी माइनस बी विल कैंसिल आउट ईच अदर, दोनों बच्चों कैंसिल हो जाएंगे 0। सो 2a प्लस नल वेक्टर 2a ही रहेगा, 6i माइनस 4i विल बी 2i एंड देन प्लस 1 प्लस 7 दैट विल बी इक्वल्स टू 8j, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से जो है इसको अगर 2 से हम डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो वी गेट a इक्वल्स i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है a वो बता सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको बच्चों जो है वो मतलब हम सॉल्व कर देंगे। 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड 4 स्क्वायर इज़ 16। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आंसर जो है दैट इज़ 1 प्लस 16 एंड देन स्क्वायर रूट वी गेट 17 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 4.1 यूनिट्स। जो भी उसके साथ यूनिट्स आएंगे यहाँ गिवन नहीं है, तो जो भी बच्चे यूनिट्स आएंगे हम लिख सकते हैं कि दैट इज़ इक्वल्स टू 4.1। तो इस तरह से बच्चों दो वेक्टर्स थे a और b, दोनों गिवन नहीं हैं, सिर्फ उनकी एक एडिशन गिवन है कि जमा करके क्या आता है दोनों को और माइनस करके वो गिवन है, तो उससे फिर a निकालना है। तो वो सिंपली मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो a वेक्टर प्लस a वेक्टर 2 वेक्टर, b प्लस और माइनस b नल वेक्टर, उसको इससे 2a में ऐड किया तो 2a ही रहेगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड कर दिया इनको, तो फिर हमारे पास ये वेक्टर a बना और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास बनेगा 4.1, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 2.5। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.6 पर। प्रॉब्लम 2.6 बच्चों स्टेटमेंट है गिवन दैट वेक्टर a इक्वल्स 2i प्लस 3j एंड वेक्टर b इक्वल्स 3i माइनस 4j, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ वेक्टर c एंड देन वेक्टर d। तो इसमें बच्चों ये c वेक्टर हमें गिवन है, सी वेक्टर हमने फाइंड करना है। जैसे दो पार्ट हैं, इसके पहले पार्ट में वेक्टर सी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी। तो ए और बी जो है यहाँ पे हमें गिवन है, तो इनको ऐड करेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर ए जो है दैट इज़ 2i प्लस 3j और यहाँ पे जो वेक्टर बी जो है दैट इज़ 3i माइनस 4j। तो इसमें जो हम सी लेंगे तो 2i प्लस 3i जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 5i, उसके बाद 3j और माइनस 4j विल बी j। तो इस तरफ जो सी वेक्टर बना जो कि a और b को ऐड करके आया, तो सी वेक्टर जो है इसका जो वेक्टर 5i प्लस j फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ गया, ठीक है। साथ ये भी याद रखें कि ये वेक्टर सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि दोनों पॉजिटिव कंपोनेंट्स हैं। अब जो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये जो हमारे पास बनेगा 25 प्लस 1 दैट इज़ 26 स्क्वायर रूट और ये जो आंसर जो है दैट इज़ 5.1। सो दैट इज़ इक्वल्स टू 5.1 जो है यूनिट्स, इसका जो भी यूनिट्स होंगे आ जाएगा। उसके बाद जो सी की जो डायरेक्शन है दैट इज़ 5, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जो थीटा होगा वही 5, यानी थीटा जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 5 और 5 जो है जो हम लेते हैं दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स 1/5, ठीक है। तो इसमें जो टेंजेंट इनवर्स 1/5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 349 डिग्री।
सो वी गेट थीटा इक्वल्स 349 डिग्रीज, ये इसमें आंसर आएगा। ओके, इसी तरह जो हमारे पास जो है वो दूसरा पार्ट है इसका बी, जिसमें एक वेक्टर डी है, तो उस वेक्टर डी को हमने लेना है 3 टाइम्स ए माइनस 2 टाइम्स बी करेंगे। तो 3 टाइम्स वेक्टर ए करेंगे तो दैट इज़ 2i प्लस 3j, और माइनस 2 टाइम्स बी करेंगे तो दैट इज़ 3i माइनस 4j। तो वेक्टर डी आ जाएगा बच्चों हमारे पास 6i प्लस 9j, और इसमें माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6i माइनस 8j। ठीक है, अब इसमें बच्चों डी को हम लेंगे तो 6i माइनस 6i दैट मीन्स 0i। ठीक है, 6i माइनस 6 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 9 प्लस 18, तो 9 प्लस 8 जो है, सॉरी 9 प्लस 8 जो है ये जो आएगा हमारे पास 17 प्लस 17j। तो डी वेक्टर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 17j। ठीक है, अब जो डी वेक्टर है उसमें क्लियर है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज़ 17। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इज़ इक्वल्स टू 17 एंड इट्स डायरेक्शन इज़ अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन इज़ अलोंग वाई एक्सिस, यानी बच्चों जे से हमें पता चला, यानी कि डी वेक्टर हमारे पास आ गया 17j। तो कोई भी वेक्टर इक्वल होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 17 और डायरेक्शन j मींस अलोंग वाई एक्सिस। और अलोंग वाई एक्सिस में जो थीटा बच्चों होता है वो डेफिनेटली 90 डिग्रीज जो है वो बनेगा। ठीक है, तो 90 डिग्रीज वाई एक्सिस के अलोंग अगर कोई वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है तो बच्चों एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना ये बात, कि इसमें तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि वेक्टर जो है डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो 17j में उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज़ अलोंग वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में बच्चों उसकी जो मतलब डायरेक्शन बनेगी वो 90 डिग्रीज जो है वो बनेगी। इसको टेंजेंट इन्वर्स से भी कर सकते हैं, तो टेंजेंट इन्वर्स से भी अगर आप बच्चों करेंगे तो दैट इज़ 17/0, तो वो भी 90 डिग्री जो है वो बनेगा। ठीक है, अनडिफाइंड आएगा, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ अनडिफाइंड इज़ 90, या टेंजेंट 90 इज़ इक्वल्स टू अनडिफाइंड। तो इस तरह भी डायरेक्ट आप बता दें तो दैट इज़ गुड, टेंजेंट इन्वर्स से भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, सो दैट इज़ प्रॉब्लम 2.6। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों प्रॉब्लम 2.7, इसमें स्टेटमेंट है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। सब जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी दोनों कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, इनके दरमियान एंगल फाइंड करें। अब देखिए बच्चों, हम इसमें एंगल जब इन्वॉल्व करेंगे तो हम इसमें जो है वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वो देख सकते हैं, जिसमें हमने स्टडी किया था कि एक वेक्टर ए है हमारे पास और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों की टेल्स को मिलाएंगे तो उनके दरमियान एंगल थीटा आएगा। तो प्रोडक्ट में बच्चों हमारे पास स्केलर भी है और वेक्टर भी है, दोनों से हम इसे जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिखता हूँ स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, तो लेट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो दोनों में बच्चों ए वेक्टर और बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हम लेते हैं, तो उसमें बच्चों हम लिखते हैं कि ए डॉट बी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ए बी कोसाइन थीटा, राइट, कॉस थीटा और कोसाइन थीटा। थीटा जो है यहाँ पे बच्चों दैट इज़ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो अगर इसको बच्चों यहाँ से मैं कॉस थीटा फाइंड करना चाहूँ, सो दैट विल बी इक्वल्स टू ए डॉट बी ओवर ए बी। अब ए डॉट बी में बच्चों पहले ए जो है वो हम लेते हैं विच इज़ 5i प्लस जे डॉट बी वेक्टर विच इज़ 2i प्लस 4j ए डॉट बी ओवर ए बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज़ 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। उसके बाद जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज़ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करें तो वी गेट कॉस थीटा इक्वल्स टू 10 प्लस 4, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 26 टाइम्स 4 प्लस 16 दैट इज़ 20, राइट। तो ये बच्चों हमारे पास आएगा 14 ओवर समथिंग 520 अंडर रूट। ठीक है, तो
बहरहाल बच्चों इसमें अगर हम इस सारी वैल्यू का कॉज इन्वर्स करते हैं विच इज़ 14 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 520, तो वी गेट दिस एंगल एज 52 डिग्री। ठीक है, तो 52 डिग्री जो है दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है बच्चों, सो दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। सिंपल, इसको हमने स्केलर प्रोडक्ट से बच्चों कर दिया, ए डॉट बी कॉस थीटा से। आप चाहें तो ए क्रॉस बी जो है ए बी साइन थीटा उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप डेफिनेटली इसको ज़रूर ट्राई करें। ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन थीटा, उसमें जो साइन थीटा इक्वल होगा ए क्रॉस बी ओवर ए बी मैग्नीट्यूड, तो आंसर मस्ट बी सेम। ऑलराइट, तो नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.8 पर। प्रॉब्लम में बच्चों हमारे पास 2.8 स्टेटमेंट है, फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स 3i + 2j मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट टू द पॉइंट। बच्चों अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक फोर्स है जो किसी पॉइंट पे एक्ट कर रही है। पॉइंट है बच्चों 2-1, डेफिनेटली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यहाँ कहीं बच्चों ये पॉइंट P है विच इज़ 2-1। यहाँ पर एक फोर्स एक्ट की और फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करके इस पॉइंट पर आ गया जो कि 6-4 है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट की है वो जो P से Q तक की है, उस फोर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है कि F जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 3i + 2j। अब जो हमने फाइंड करना है वर्क डन। वर्क डन होता है जो F डॉट डी मीन्स फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो डी वेक्टर होगा जो कि P पॉइंट से Q तक है। अब ये डी वेक्टर हमें नहीं पता, तो ये डी वेक्टर हम पहले फाइंड करेंगे। उसके लिए जो पहले हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे OP, और फिर उसके बाद हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे OQ, और वहाँ से डी फाइंड करेंगे। तो हम ये लिखते हैं बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज़ इक्वल्स टू OP, और वो बच्चों पोजीशन वेक्टर होगा 2i - j। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, उसको बच्चों लिखेंगे OQ, और वो इक्वल्स होगा 6i + 4j। फिर हम बच्चों लिखेंगे यूजिंग हेड टू टेल रूल, यूजिंग हेड टू टेल रूल हम ये कहेंगे कि OP वेक्टर प्लस D वेक्टर इक्वल्स OQ वेक्टर। यहाँ पे बच्चों OP और D दोनों हेड टू टेल जुड़े हैं और रिजल्टेंट जो है वो OQ है। तो इसका मतलब है बच्चों यहाँ जो D वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू OQ - OP। तो D होगा बच्चों OQ विच इज़ 6i + 4j माइनस OP विच इज़ 2i - j। तो यहाँ से बच्चों जो D वेक्टर है दैट इज़ 6i - 2i दैट इज़ 4i, 4j + j, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5j। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास D वेक्टर जो है हमने कैलकुलेट किया। फिर हम लिखते हैं कि जो वर्क है दैट इज़ इक्वल्स टू F डॉट डी। अब जो F है वो है हमारे पास 3i + 2j, और जो D हमारे पास आया दैट इज़ 4i + 5j। तो इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे डॉट, तो 3 4s are 12 + 2 5s are 10। तो वर्क जो है यहाँ पे दैट विल बी 22 यूनिट्स, और हमें पता है बच्चों ये जो यूनिट्स होते हैं वर्क के ये जूल होते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल विल बी W इक्वल्स टू 22 यूनिट्स, या बच्चों उसको कहेंगे 22 जूल्स। ठीक है, इस तरह बच्चों हमने वर्क फाइंड किया। तो इस वर्क के लिए हमें एक्चुअली चाहिए था D, तो D के लिए पहले हमने पोजीशन वेक्टर OP बनाया, फिर OQ हेड टू टेल रूल यूज़ किया, OP + D इक्वल्स OQ, वहाँ से D आया तो हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया। ओके बच्चों, ये था प्रॉब्लम 2.8। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉब्लम 2.9 पर। जी बच्चों, प्रॉब्लम है हमारे पास 2.9, और बच्चों इसकी स्टेटमेंट है कि शो दैट द 3 वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसमें बच्चों हम ले लेते हैं इसमें नाम के, ये फर्स्ट वेक्टर जो है वो A है, और सेकंड वेक्टर जो है वो B है, और थर्ड वेक्टर जो है वो C है। तो A B C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मींस के इनके दरमियान किसी भी दो के दरमियान अगर हम एंगल देखेंगे तो वो बच्चों 90 होगा। तो उसमें पहले तो बच्चों इसका नाम रख लें लेट A, मतलब हम कहते हैं कि A वेक्टर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू I + j + k, और इस तरह बच्चों हम कहते हैं कि जो B वेक्टर है दैट इज़ इक्वल्स टू 2i - 3j
प्लस के, और सी वेक्टर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 4i प्लस जे माइनस 5k। अब जो इनमें से कोई भी दो ले लें तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर उनको प्रूफ करना है। तो चूंकि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। तो अगर जो हम लेते हैं ए और बी वेक्टर और इन दोनों वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट कर देते हैं तो और वो 0 आ जाता है, सो दैट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स। ओके जी, तो हम ये करते हैं कि लेट वी कंसीडर ए एंड बी विच मीन्स आई प्लस जे प्लस के डॉट बी ले लेते हैं 2i माइनस 3j प्लस के। तो इस तरह जो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं a डॉट b करते हैं तो 1 टाइम्स 2, ये जो 2 आ जाएगा, 1 टाइम्स 3 माइनस 3 प्लस k डॉट के, ये जो आ जाएगा 1। तो हमारे पास इसका आंसर जो है a डॉट b का वो आंसर आता है 0। ठीक है बच्चों, तो a डॉट बी 0 आने का मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। यहाँ तक भी काफ़ी है। इफ़ a डॉट बी इक्वल्स टू 0, हम ये कहेंगे कि इफ़ a डॉट बी इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाइज वेक्टर a एंड वेक्टर b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ भी काफ़ी है। अगर जो आप इसका एंगल फाइंड करना चाहते हैं फर्दर तो आप ये कर सकते हैं कि a डॉट बी को आप लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा इक्वल 0। यहाँ से बच्चों अगर आप देखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 ओवर ए बी, अगर इसको डिवाइड करें 0 आएगा, और थीटा इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 करेंगे तो वी विल गेट 90। मतलब अगर नेक्स्ट भी आप करना चाहते हैं, 3 स्टेप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इस तरह से भी। थीटा जो है वो यहाँ पे 90 जो है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों हम नेक्स्ट जो है वो ले सकते हैं बी एंड सी को। लेट बी एंड सी, हम b और c को देखते हैं तो फिर बच्चों उसमें हम b डॉट c करते हैं। तो उसमें भी बच्चों आप देखें 2i माइनस 3j प्लस के डॉट c ले लेते हैं विच इज़ 4i प्लस j माइनस 5k। तो यहाँ पे बच्चों b डॉट c करते हैं तो वी गेट 2 4s are 8, वी गेट माइनस 3, वी गेट 1 माइनस 5। तो यहाँ पे बच्चों आप देखें कि b डॉट c जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज b एंड c वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये भी हम कर देते हैं। यहाँ पे b डॉट c भी 0 आएगा, a डॉट b भी 0 आएगा, b डॉट c भी 0 आएगा, और इस तरह जो c डॉट a करेंगे आप लोग करेंगे इसको, c और a को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि c डॉट a का आंसर भी 0 आता है। तो इन तीनों में से किसी भी दो वेक्टर को हम लेते हैं और उनका अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो बच्चों हम देखते हैं द आंसर इज़ 0 विच मीन्स द वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके बच्चों, सो दिस वाज प्रॉब्लम 2.9। नेक्स्ट बच्चों है हमारे पास प्रॉब्लम 2.10। प्रॉब्लम 2.10 स्टेटमेंट बच्चों गिवन दैट वेक्टर a इक्वल्स i माइनस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर b इक्वल्स 3i माइनस 4k। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। ये हमारे पास बच्चों वेक्टर a है जो कि गिवन है, फिर हमारे पास वेक्टर b है, ये भी गिवन है, और मतलब हमने ये फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, राइट। सो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, इसमें हम ये कंसीडर कर लेते हैं बच्चों कि इस तरफ जो है ज़रा इसमें देखने में ज़रा आसानी रहेगी कि ये वाला वेक्टर जो है ये b है और ये वाला वेक्टर जो है ये a है। लेट्स से गिवन इस तरह से है सिचुएशन। तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, इसका मतलब a के जो हम कंपोनेंट्स बनाएंगे इस थीटा के साथ, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे a से b पर, तो a के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक बनेगा a का कंपोनेंट अलोंग b और वो कंपोनेंट होगा a कोस थीटा, और एक सामने कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा a साइन थीटा परपेंडिकुलर टू b। अब इन दोनों कंपोनेंट्स में से a कॉस थीटा और a साइन थीटा में से जो a कॉस थीटा है, सो दैट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। इसको हम कहेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा। ये हमने जो फाइंड करना है कि a कॉस थीटा क्या है। सो वी कंसीडर a डॉट b, हम बच्चों ले लेते हैं दोनों में डॉट प्रोडक्ट, यानी a डॉट b एंड वी नो दैट इज़ a b कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर जो हम लिख लें a
कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा में फिर बी को हम उस तरफ स्विच करें तो हम देखते हैं जो ए डॉट बी ओवर बी हमारे पास आता है, ठीक है। सो वी गेट ए कॉस थीटा विच इज़ ए डॉट बी ओवर बी। अब इसमें अगर वैल्यूज़ लगाएं तो ए की वैल्यू है हमारे पास आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट, बी है हमारे पास 3i माइनस 4k अपॉन बी, बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो दिस मस्ट बी 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो हमारे पास यहाँ पे जो ए कॉस थीटा आएगा, आई 1 टाइम्स 3 इज़ 3, जे जो यहाँ -2 है, यहाँ जे मिसिंग है, 0 होगा, तो -2 टाइम्स 0 इज़ 0। उसके बाद जो के है 3 - 4, तो दैट इज़ -12, तो 9 प्लस 16, सो वी गेट 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो हमारे पास 3 - 12 जो है दैट इज़ -9, 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट दैट इज़ 5। तो आंसर जो हमारे पास बनेगा कि ए कॉस थीटा जो है दैट इज़ -9/5। सो ए कॉस थीटा इज़ एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अपॉन बी, ठीक है बच्चों। ए का बी पर प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम 2.11। प्रॉब्लम 2.11 और जो इसकी स्टेटमेंट जो है आपके सामने ये है, वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट्स ईस्ट रिस्पेक्टिवली। डिस्क्राइब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। तो ये हमारे पास जो जोग्राफिकल डायमेंशंस हैं, इसमें जो ईस्ट है हमारे पास, इस तरफ जो है वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। गिवन जो इस तरह से है हमारे पास सिचुएशन के जो वेक्टर ए है वो है 4 यूनिट्स, ठीक है। वेक्टर ए है 4 यूनिट्स नॉर्थ, इसमें जो इसका मैग्नीट्यूड 4th यूनिट्स डायरेक्शन नॉर्थ है। वेक्टर बी जो है ये जो 3 यूनिट्स वेस्ट है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है और डायरेक्शन इसकी वेस्ट है। और वेक्टर सी जो है उसमें जो है 8 यूनिट्स ईस्ट। ये जो वेक्टर्स हैं 3 और ए बी सी, इनमें हमने जो उसने कहा है वो बताना है। मसलन ए में उसने कहा है कि पहले जो आप फाइंड करें ए क्रॉस बी। अब इसमें जो अगर ए क्रॉस बी देखें तो ए जो है दैट इज़ नॉर्थ, इट मीन्स के ए जो है वो अपवर्ड होगा और बी जो है दैट इज़ वेस्ट। तो बी को हम इस तरफ लेंगे तो बी वेस्ट की तरफ देंगे, एंगल जो है इनके दरमियान 90 डिग्री होगा। तो अगर जो ए क्रॉस बी हम करें और फार्मूला लगाएं तो ए क्रॉस बी विल बी ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो इनके मैग्नीट्यूड्स बच्चों अगर लगा दें, ए का मैग्नीट्यूड 4, बी का मैग्नीट्यूड 3 और एंगल 90 बनेगा डेफिनेटली, और एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ए और बी में। तो ये जो हमारे पास जो ए क्रॉस बी बनेगा, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 4 3s are 12 और साइन 90 जो है ये 1 है, ठीक है। तो इसको बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ गया 12 और n को हम राइट हैंड रूल से लेते हैं। तो राइट हैंड रूल में जो अपनी फिंगर्स को मूव करूँगा मैं ए से बी की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, तो थंब जो है दैट इज़ आउट ऑफ द प्लेन, वर्टिकली अपवर्ड इसको हम मेंशन करेंगे, ठीक है। सो द डायरेक्शन विल बी वर्टिकली अपवर्ड। तो ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। इस तरह जो दूसरा उसने पूछा है ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी करना है। तो इसमें जो ए जो है वो नॉर्थ की तरफ है, तो इट मीन्स ए जो है वो बनेगा अपवर्ड बनेगा, ए जो इस तरफ आएगा, और सी जो है दैट इज़ ईस्ट, सी भी जो इस तरफ चला जाएगा, तो ये एंगल जो है ये 90 है। तो ए क्रॉस सी जब हम फाइंड करेंगे तो ए क्रॉस सी विल बी इक्वल्स टू ए सी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। वैल्यूज़ लगा दें
ए क्रॉस सी में ए का मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स सी का मैग्नीट्यूड 8 साइन ऑफ 90 इंटू एन। तो ए क्रॉस सी जो बनेगा 34 सॉरी 8 4 जा 32 और इसमें भी जो 32 यूनिट्स जो है हम कहेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 32 यूनिट्स है और इसमें भी 12 यूनिट्स जो है वो लाजमी लिखेंगे। तो 32 यूनिट्स और एन के लिए भी जो राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल में ए क्रॉस सी, ए से सी की तरफ जाएंगे तो इसमें भी जो हम इसकी डायरेक्शन जो मेंशन करेंगे वो होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ मेंशन करेंगे। सो डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ओके बच्चों, द लास्ट वन इज बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी अगर हम देखें तो बी में जो देखें तो ये वेस्ट की तरफ है, बी जो है वेक्टर बी जो है दैट इज़ वेस्ट और सी जो है दैट इज़ ईस्ट। तो बी और सी दोनों बच्चों बन जाते हैं एंटी पैरेलल और ये हमने पढ़ा हुआ है कि बच्चों जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होगा। ठीक है ना, तो चूँकि दोनों जो हैं वो एंटी पैरेलल हो गए एक दूसरे के साथ जो है ये 180 डिग्रीज़ बनाएंगे। तो बी जो लेफ़्ट को, सी जो है वो राइट को, तो बी क्रॉस सी विल बी ज़ीरो और हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मींस नल वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। सो बी क्रॉस सी इज़ नथिंग, बी क्रॉस सी नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स बी और सी जो हैं ये बच्चों एंटी पैरेलल हैं। ओके बच्चों, तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 2.11। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं प्रॉब्लम 2.12 पर। जो प्रॉब्लम है 2.12 स्टेटमेंट आपके सामने, द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ वेयर आर इज द वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कंसिडर अ फोर्स एफ इन न्यूटन एक्टिंग ऑन द पॉइंट, व्हाट इज टॉर्क इन न्यूटन मीटर। बच्चों इस प्रॉब्लम में पहले पार्ट में टॉर्क को डिफाइन किया गया है, टॉर्क बताया गया है कि टॉर्क किसे कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि टॉर्क जो है दैट इज़ एक्चुअली आर क्रॉस एफ। ठीक है, उसमें फोर्स होती है और उसमें मूवमेंट आर्म होता है आर। तो उसके बाद जो सेकंड पार्ट में कंसीडर से आगे हमें एक फोर्स दी गई है कंपोनेंट्स फॉर्म में और साथ आर दिया गया है जो कि मूवमेंट आर्म है और फिर पूछा गया है कि बताएं टॉर्क क्या है इसका बनेगा। तो सिंपली बच्चों एफ दिया गया है, आर दिया गया है और टॉर्क पूछा गया है। तो वी नो दैट, या यूँ भी हम कहेंगे बच्चों कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो टॉर्क होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। अब जो आर क्रॉस एफ करना कैसे है वो हमने पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट में कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस होता है उसमें कंपोनेंट फॉर्म में जो है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस पर मुझे एक अलग से वीडियो लेक्चर भी है जिसमें आप देख सकते हैं हाउ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म्स, ये भी आप देख सकते हैं। उसमें एक डिटर्मिनेंट है जिसको फिर हम एक्सपैंड करते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि जो टॉर्क है वो अब एक डिटर्मिनेंट बनेगा आई जे के लिखेंगे, फिर आर बच्चों आर के कंपोनेंट्स लिखेंगे 7 3 एंड 1, फिर एफ के कंपोनेंट्स लिखेंगे -3 1 एंड 5 और फिर बच्चों इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो हम यहाँ से टॉर्क की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एक्सपैंड इस तरह करते हैं, पहले आई लेते हैं, आई वाली रो आई वाला कॉलम, तो 3 5s आर 15, इनको छोड़ देते हैं यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। तो ये जो 15 -1 बनेगा, उसके बाद हमारे पास -j, ऑल्टरनेट साइन होते हैं, पहला प्लस फिर माइनस। तो j जो है j वाली रो j वाला कॉलम, तो 7 5s आर 35 -3 इंटू 1 ये हो जाएगा +3 और फिर हमारे पास प्लस k होगा, तो k वाली रो k वाला कॉलम 7 1s आर 7 -3 इंटू 3 -9 तो ये प्लस हो जाएगा। अब जो यहाँ से जो टॉर्क है उसकी जो वैल्यू बनेगी दैट इज़ 15 -1 यानी ये होगी बच्चों 14i, 35 + 3 यानी 38j और उसके बाद बच्चों 9 + 7 यानी 16k। तो ये जो टॉर्क होगा न्यूटन मीटर्स में अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये बच्चों बन जाएगा हमारे पास 14i -38j
प्लस 16 के न्यूटन मीटर्स में ये टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल न्यूमेरिकल है, इतना मतलब इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टॉर्क की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो एक डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड करना था। ऑलराइट बच्चों, ये था प्रॉब्लम 12। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम 2.13 पर। स्टेटमेंट बच्चों 2.13, और ये बच्चों द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F passes through the point whose position vector is -j plus k. Find the moment of F about the origin, the moment about the point of which the position vector is I plus k. सिचुएशन बच्चों इस तरह है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ये इसका हम ले लेते हैं O, जो कि मतलब कि इसका पाइवोट है जहाँ पर ये मूव करेगा ऑब्जेक्ट। इस पे बच्चों एक फोर्स लगती है F यहाँ पर, और जिस पॉइंट पर बच्चों इसे फोर्स लगती है इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको R कहें या उसको जो भी हम नाम देंगे अभी यहाँ पे, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट P का OP जो पोजीशन वेक्टर है वो गिवन है। तो यहाँ पे बच्चों हमें गिवन है कि जो फोर्स है दैट इज़ I - 2j, और जो OP है पोजीशन वेक्टर O से P तक वो गिवन है दैट इज़ -j + k। और बच्चों बताना ये है कि हमें पहले तो इसका टॉर्क कैलकुलेट करना है। ए पार्ट में द मोमेंट ऑफ F अबाउट द ओरिजिन पे बच्चों इसका जो OP का वेक्टर है OP वो गिवन है। तो इसमें भी बच्चों ऐसे ही करेंगे जैसे अभी हमने 2.12 में किया है कि टॉर्क जो है दैट इज़ इक्वल्स टू R क्रॉस F। यहाँ पे बच्चों जो टॉर्क होगा दैट विल बी OP क्रॉस F। तो इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा I J K, और OP जो है उसमें ये 0 होगा -1 और 1। इस तरह जो F होगा बच्चों उसमें I 1 है, J जो है वो -2 और K 0। अब इसको अगर बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह से जो डिटर्मिनेंट के मेथड से एक्सपेंड करके हमने इसको किया है, तो इसमें बच्चों हमारे पास 0 + 2I होगा, उसके बाद J है तो फिर हमारे पास 0 - 1 आएगा, उसके बाद जो हमारे पास K है तो K में बच्चों हमारे पास आ जाएगा 0 + 1। तो टॉर्क जो है हमारे पास बनेगा दैट इज़ 2I + J + K। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगी टॉर्क की वैल्यू विच इज़ 2I + J + K। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा जब ये फोर्स एक्ट कर रही है पॉइंट P पर ओरिजिन के अबाउट। नेक्स्ट बच्चों पार्ट B है, इसमें कहता है द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ विच पोजीशन वेक्टर इज़। अब बच्चों इसी फोर्स का जो मूवमेंट है इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट जो है ये A फ़र्ज़ कर लें। अब बच्चों A पर इसका जो टॉर्क हमने लेना है या मूवमेंट लेना है उसके लिए बच्चों हमें ये वाला वेक्टर चाहिए जिसका नाम है वेक्टर R। ठीक है, ये वेक्टर R हमें चाहिए। तो यहाँ पे जो टॉर्क कैलकुलेट होगा मतलब उस टॉर्क में जो हमने फोर्स का इस A पर अगर A एक्सिस होता, फ़र्ज़ करें A इसका पाइवोट है, तो फिर बच्चों जो टॉर्क होता वो होता R क्रॉस F। तो ये जो पॉइंट A है, अब इसका पोजीशन वेक्टर जो गिवन है OA वो गिवन है इस सिचुएशन में, वो है I + K। तो R नहीं गिवन हमें, ठीक है ना। तो OA जो है ये गिवन है, OP भी गिवन है, तो R नहीं गिवन। अगर R होगा हमारे पास तो फिर वहाँ से हम लोग जो है इसमें जो वहाँ से हम लोग इसका जो टॉर्क है वो ले सकते हैं। तो पहले हम ये करते हैं यहाँ पे कि बच्चों हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि OP वेक्टर राइट, और उसके बाद हम इसमें या इस तरह कहते हैं कि पहले OA वेक्टर, यहाँ पे बच्चों हेड टू टेल रूल अगर यूज़ करें तो OA वेक्टर + R वेक्टर इज़ इक्वल टू OP वेक्टर। ठीक है, OA वेक्टर + R = OP। तो R वेक्टर यहाँ पे जो इक्वल होगा OP - OA वेक्टर। तो R वेक्टर जो हमारे पास आ जाएगा OP वेक्टर है हमारे पास -j + K, और OA वेक्टर जो है वो गिवन है हमें इस सिचुएशन में दैट इज़ I + K। तो इसको बच्चों अगर सॉल्व करें तो R हमारे पास बन जाएगा -j, और फिर उसके बाद K जो है वो कैंसिल होगा, तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा -j -I, और K - K जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो R वेक्टर जो है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि दैट इज़ इक्वल्स टू -I - j। ठीक है, और K बच्चों यहाँ पे K - K कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमने टॉर्क फाइंड करना है,
और अब हमने टॉर्क फाइंड करना है R क्रॉस F, और उसमें जो हम करेंगे हमारे पास I वेक्टर, यहाँ पे J वेक्टर, फिर K वेक्टर। R जो है उसकी वैल्यू हमारे पास -1, J की वैल्यू -1, K 0, और F जो है वो हमारे पास I-2J, जिसमें I1 और J -2 और K जो है वो 0 आ जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर बच्चों हम एक्सपेंड करें I J K से, फर्स्ट रो से, पहले I लें और I वाली रो और I वाला कॉलम छोड़ दें, तो अभी हमारे पास 0 आंसर आएगा। अगर बच्चों J वाली रो लें, J को जब हम लेते हैं, J वाली रो, J वाला कॉलम, तो तब भी बच्चों हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा। और लास्ट पे बच्चों हमारे पास जब K हम छोड़ते हैं तो फिर हमारे पास ये आता है 2 + 1 × K, और टॉर्क जो है ये आ जाएगा बच्चों 3K × न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड करें उसी फार्मूला से जो मैंने आपको बताया है। पहले I लें, I वाली रो कॉलम छोड़ के उसको डिटर्मिनेंट बना के एक्सपेंड करें, 0 होगा। J वाली रो लें, J वाला लें, J को लिखें, J वाली रो, J वाला कॉलम, उसमें भी जो 0 आ जाएगा, और इस तरह फिर दोनों 0, लेकिन K वाला 0 नहीं होगा। द आंसर विल बी 3K। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 2.13। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास प्रॉब्लम 2.14। प्रॉब्लम 2.14 गिवन है बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 and 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। गिवन है बच्चों यहाँ पे कि दो वेक्टर्स हैं A और B, लेट्स से A और B हैं, तो उनका जो अगर हम दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो लेट्स से जो वेक्टर्स हैं A और वेक्टर है B, दोनों के दरमियान कुछ एंगल है थीटा। अगर बच्चों हम दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 6√3, और इस तरह अगर बच्चों हम उनका वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं और उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो दैट कम्स 6 ओनली। ये गिवन है। अब जो बताएं कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है, तो इसका मतलब ये ले लेते हैं बच्चों A.B = 6√3 का मतलब है कि AB cos θ = 6√3, और A क्रॉस B को हम बच्चों लिख सकते हैं AB sin θ = 6। तो डिवाइड कर दें इन दोनों इक्वेशंस को, तो डिवाइड दीज इक्वेशंस, इस तरह से बच्चों डिवाइड करें कि AB sin θ ओवर AB cos θ = 6/6√3। अब यहाँ बच्चों आप देखें तो AB कैंसिल होगा हमारे पास, तो sin θ ओवर cos θ = 6 भी कैंसिल होगा, तो दैट बिकम्स 1/√3। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद बच्चों sin θ ओवर cos θ जो है दैट इज़ एक्चुअली टेंजेंट थीटा, सो दैट इज़ 1/√3, सो थीटा विल बी टेंजेंट इनवर्स 1/√3, so that value must be 30 degrees। ठीक है बच्चों, so the answer is 30 डिग्री। तो दो वेक्टर्स जो हैं, अगर बच्चों दो वेक्टर्स A और B हैं और दोनों वेक्टर्स जो हैं अगर उनका हम लें डॉट प्रोडक्ट तो वो 6√3 आए, और उन्हीं दोनों वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें उसका मैग्नीट्यूड 6 आए, तो उसके लिए बच्चों दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो होना चाहिए 30 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी ये बात। तो ये था प्रॉब्लम 2.14। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम 2.15। प्रॉब्लम 2.15 इसमें बच्चों है कि अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लॉथ लाइन, दिस डिस्टॉर्ट्स द लाइन सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट ईच एंड, फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन। तो इसमें जो ये है कि ये हमारे पास एक क्लॉथ लाइन है, इसके साथ अगर कोई वेट बांधेंगे और वेट बांधने से जो इस क्लॉथ लाइन में डिस्टॉर्शन आएगी, और यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमने जो है वो कोई वेट बांधा है W। ठीक है, अब चूँकि बच्चों उसने कहा है कि दिस मेक्स 15 डिग्री, सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट ईच एंड, इट मीन्स कि यहाँ पे भी बच्चों 15 डिग्री एंगल और यहाँ पर भी एंगल 15 डिग्री है। तो एंगल से बच्चों हम ये अंदाज़ा हुआ, एंगल्स चूँकि दोनों सेम है इसलिए एंगल से हमें अंदाज़ा होगा कि जो वेट है वो बिल्कुल इस स्ट्रिंग के दरमियान में लटकाया गया है। अगर बच्चों दोनों एंड पे एंगल सेम हो तो ये आपने याद रखना है कि वेट जो है बिल्कुल स्ट्रिंग के सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर पे लटकाया गया है। अगर एंगल डिफरेंट हो तो इट मीन्स के वेट को कहीं सेंटर में नहीं लटकाया गया। और इसमें जो 10 न्यूटन वेट जो है इसको लटकाया गया है, और हमने बताना है कि स्ट्रिंग में
टेंशन क्या है। तो इसकी भी जो अगर हम फोर्स डायग्राम बनाएं तो फोर्स डायग्राम में जो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं इसके या वेक्टर डायग्राम जो है इसकी वो जो इस तरह से बनेगी कि इस तरफ टेंशन टी को शो करेंगे, इस तरफ टेंशन टी को, जो स्ट्रिंग में इस तरफ टेंशन होगी टी, इस तरफ टेंशन टी होगी। अब जो टेंशन भी दोनों तरफ सेम होगी क्योंकि वेट दरमियान में लटकाया गया है, अदरवाइज़ इसको T1 T2 लिखते और दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं। तो इसमें जो अगर यहाँ पे मैं रेफरेंस लाइन जो है वो ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं कि 15 डिग्री और इस तरफ 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, तो ये एंगल भी 15 डिग्री बनेगा। अपोजिट एंगल्स जो हैं, एक लाइन जो है वो पैरेलल लाइंस को क्रॉस करे तो उसके जैसे ये जो दो लाइंस हैं तो इसमें अगर कोई लाइन इसको क्रॉस करेगी तो अपोजिट एंगल्स जो हैं वो सेम बनेंगे। अगर ये 15 तो ये भी 15, ये एंगल 15 तो ये भी 15। इट मीन्स कि इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल्स बनते हैं दोनों तरफ वो 15 डिग्री है और नीचे डाउनवर्ड जो है वेट ये जो 10 न्यूटन के इक्वल है। अब हमने यहाँ पे टेंशन फाइंड करने के लिए हम जो ये करेंगे कि इसके कंपोनेंट्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये सारा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन जो भी अप्लाई करना चाहें जिससे एटलीस्ट हम टी फाइंड कर सकें। तो टी को बच्चों रिजॉल्व करें तो इसमें टी के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा बच्चों टी कॉस 15 जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों बनेगा यहाँ पे टी साइन 15। यहाँ पे टी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा टी कॉस ऑफ 15, इस तरफ जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा टी साइन ऑफ 15। तो यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम या बच्चों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है अगर वो हम लगाएं यहाँ पे, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो बच्चों क्या है कि समेशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ वाई मस्ट बी 0। ऑल एक्स डायरेक्टेड फोर्सेज मस्ट बी 0, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस मस्ट बी 0, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्सिस मस्ट बी 0। तो टी कॉस 15 टी कॉस 15 आर बोथ फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो समेशन एफ एक्स इज़ 0। वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों देखें समेशन एफ वाई में तो हमारे पास जो है टी साइन ऑफ 15 इज़ अपवर्ड, ये प्लस होगी, प्लस ये बच्चों टी साइन ऑफ 15 जो है ये फोर्स प्लस होगी इन अपवर्ड डायरेक्शन, माइनस डब्ल्यू जो है दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड देयर सम इज इक्वल्स टू 0। दिस इज समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बच्चों 2t साइन 15 इक्वल्स डब्ल्यू, तो यहाँ से बच्चों t जो है दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर 2 साइन ऑफ 15। W जो है गिवन है जो ये 10 है और फिर हमारे पास 2 साइन ऑफ 15 में 5 हो जाएगा, 2 ओवर 10, 10 ओवर 2 इज़ 5, तो 5 ओवर साइन ऑफ 15। तो ये जो हमें आंसर आएगा 19.3 न्यूटन। सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट ईच एंड विल बी 19.3 न्यूटन। इस तरफ भी 19.3, इस तरफ भी 19.3, इधर भी 19.3 न्यूटन फोर्स जो है ये टेंशन जो है ये बनेगी दोनों एंड्स पर स्ट्रिंग में। ओके बच्चों, ऑल क्लियर। तो 15 डिग्री एट ईच एंड। तो ये था प्रॉब्लम 2.15। नेक्स्ट बच्चों प्रॉब्लम 2.16। ओके बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 2.16 है हमारे पास और इस प्रॉब्लम में कुछ स्टेटमेंट मैंने लिखी है बच्चों, कुछ नहीं लिखी, इसकी काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है, उसको एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट बच्चों ये है कि हमारे पास एक सिंगल स्पैन ब्रिज है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक ब्रिज है और इस ब्रिज के ऊपर जो है बच्चों एक ट्रैक्टर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, एक ट्रैक्टर जो है इस ब्रिज के ऊपर मूव कर रहा है। इस ट्रैक्टर का टोटल वेट जो है वो 15,000 न्यूटन है, इसने इस ब्रिज को क्रॉस करना है और ये जो ब्रिज है इसका अपना वेट जो है वो 8,000 न्यूटन है और इस ब्रिज की जो लेंथ है, वैसे तो एक्चुअल लेंथ जो है इसकी 21 मीटर है, लेकिन दोनों तरफ से हाफ मीटर जो है वो इसमें मतलब वहाँ पे सपोर्ट नहीं है, जो सपोर्ट है इस ब्रिज की वो हाफ मीटर दोनों एंड से छोड़नी है हमने। तो जो एक्चुअल लेंथ होगी इस ब्रिज की जो अंडर कंडीशन आएगी हमारे पास, वो इसकी जो लेंथ होगी दैट इज़ 20 मीटर, ठीक है। जहाँ पे सपोर्ट है इस ब्रिज के इस एंड के ऊपर सपोर्ट है, यहाँ पे आप कह लें R1, इसको हम कहेंगे रिएक्शन 1 हम कह लेंगे, और यहाँ पे कुछ सपोर्ट है दूसरे एंड पे हाफ मीटर छोड़ के, तो दैट इज़ एक्चुअली R2। तो R1 और R2 जो है ये दो सपोर्ट्स हैं इस ब्रिज के दोनों तरफ,
तो R1 और R2 दोनों जो है नॉर्मल रिएक्शंस उनके अपवर्ड होंगे। अब ये जो ट्रैक्टर है बच्चों, इसने इस ब्रिज के ऊपर जो है वो मूव करना है। 15,000 न्यूटन का ये ट्रैक्टर है, 8,000 न्यूटन ब्रिज की जो है वो ब्रिज का वेट है, और उसके बाद बच्चों इसमें नॉर्मल रिएक्शंस R1 R2। अब जो टोटल ट्रैक्टर है वो 15,000 न्यूटन इसका वेट है, जबकि इसका जो फ्रंट एंड है व्हील है उसका 1/3 है इसका 15,000 का, तो वो तकरीबन 5,000 न्यूटन वेट इसका बनेगा। और उसके बाद जो 10,000 न्यूटन जो है ये वेट बनेगा इसके पिछले रियर व्हील का। फ्रंट व्हील का वेट बनेगा 5,000, जो कि स्टेटमेंट में गिवन है कि 1/3 ऑफ द टोटल वेट। जो फ्रंट व्हील का वेट है वो 1/3 ऑफ द टोटल वेट है, वो 5,000 हो गया, और बाकी जो है वो 15 में से 10,000 जो है वो रियर व्हील का वेट होगा। तो इस पूरी कंडीशन में जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने ये कैलकुलेट करना है कि R1 और R2 जो है वो क्या है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्रिज सपोर्टेड व्हेन द रियर व्हील्स आर एट द मिडल ऑफ द ब्रिज स्पैन। तो सिचुएशन में ये है कि इस जो रियर व्हील्स हैं वो इस ब्रिज के बिल्कुल मिडल में जब होंगे, तो उस वक्त हमने इसमें जो फोर्सेस हैं R1 और R2 वो जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो अगर ट्रैक्टर में ये रियर व्हील है और ये उसका फ्रंट व्हील है, तो इसमें जो इसको अगर हम ड्रॉ कर लें हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरह से कि रियर व्हील जो है इसका ये बिल्कुल मिडल में है, और रियर व्हील का जो वेट है वो बच्चों 10,000 न्यूटन है। इस तरह 8,000 न्यूटन जो है वो यहीं पर बच्चों वेट होगा, जो कि ब्रिज का अपना वेट होगा। फ्रंट व्हील्स का जो वेट है ये बच्चों बनेगा 5,000 न्यूटन, और ये तीन फोर्सेस होगी इस तरफ। R1 जो है बच्चों वो इस तरफ हम लेंगे अपवर्ड, और यहाँ पे R2 जो है ये हम लेंगे जिसने इस पूरे ब्रिज को सपोर्ट किया है। तो टोटल बच्चों हमारे पास R1 R2 5,000 10,000 8,000 जो है ये टोटल 5 फोर्सेस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, और इसमें हमने R1 और R2 जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, जब ये ट्रैक्टर जो है वो इस ब्रिज के बिल्कुल इसका जो रियर व्हील है वो इस ब्रिज के बिल्कुल मिडल पर है, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो उस वक्त फिर हम जो है इसमें फाइंड करेंगे कि R1 और R2 क्या है। तो इसमें भी जो एक जो है वो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हम यूज़ करेंगे। तो उसमें भी जो फर्स्ट कंडीशन अगर यूज़ करें हम, तो फर्स्ट कंडीशन अगर हम यूज़ करें तो उसमें जो समेशन ऑफ fx जो है, समेशन fx तो इसमें कोई भी नहीं है, x डायरेक्टेड फोर्सेस कोई भी नहीं है, और समेशन fy जो है वो उसमें डेफिनेटली y डायरेक्टेड हैं। उसमें जो R1 और R2 जो हैं ये दोनों अपवर्ड हैं, पॉजिटिव होंगी, और माइनस डाउनवर्ड जो है ये हमारे पास है 5,000, और दूसरा हमारे पास है 18,000, दोनों ऐड करें और इनका सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों R1 प्लस R2 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 23,000 न्यूटन, जो भी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 23,000 ये बनेगा यहाँ पे। दूसरा जो हम सेकंड कंडीशन जब अप्लाई करेंगे, तो सेकंड कंडीशन जो है वो जब अप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी ज़ीरो। तो यहाँ पे बच्चों हमने टॉर्क्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं, तो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर हम टॉर्क ले सकते हैं। इस पॉइंट को रेफरेंस बना के पॉइंट ए को इसके अकॉर्डिंग हम सारे टॉर्क्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स जो हैं ये पॉजिटिव होते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा वो R2 का बनेगा, R2 इसको इस तरफ जो है वो मूव कराएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है R2 की वजह से वो बनेगा R2 मल्टीप्लाइज, यानी R2 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे जो A तक उसका डिस्टेंस बनता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनेगा, तो R2 मल्टीप्लाई होगा R2 का डिस्टेंस A तक, ये 20 है बच्चों जो ब्रिज की लेंथ है, तो दैट मस्ट बी पॉजिटिव, माइनस उसके बाद बच्चों ये है कि ये जो 8,000 और 10,000 है ये दोनों फोर्सेस जो है ये बनाएगी क्लॉकवाइज टॉर्क, इस तरफ को रोटेशन लेके आएंगी। तो ये बनेगा जो 10 + 8 18,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो रियर व्हील है ये बिल्कुल सेंटर में है बच्चों, तो सेंटर जो है इट मीन्स कि जो सेंटर है वो यहाँ से 10 मीटर होगा, क्योंकि टोटल लेंथ जो है वो 20 है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आएगा। उसके बाद जो ये होगा माइनस, ये हमारे पास फोर्स है 5,000, तो 5,000 जो है इसमें जो 5,000 में हम ये देखते हैं कि जो फ्रंट और रियर व्हील्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रंट और रियर व्हील्स का ये जो 3 मीटर है,
तो 3 मीटर का मतलब है कि अगर 5000 फोर्स लें हम, इसका टॉर्क लें, तो 5000 का ए से जो डिस्टेंस है ये बनेगा 7 मीटर, ठीक है, क्योंकि ए से बिल्कुल मिडल जो है वहाँ पर 10 मीटर है, तो ये 7 बचेगा। तो 5000 इंटू 7, और इन सब का जो सम है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारे पास बनेगी सेकंड कंडीशन विच इज़ समेशन टाउ इक्वल्स टू 0। अब ये जो हमारे पास आ गया 20R2 माइनस ये हमारे पास बच्चों बनेगा 180,000, ठीक है, 80,000 इंटू 10 माइनस ये जो हमारे पास आ गया 35,000 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसको जो उस तरफ लेके जाएंगे वैल्यूज़ को, तो हमारे पास 20R2 जो है इसमें हम ये वाली वैल्यू जो है 180,000 प्लस 35,000 ये ऐड होगी, और फिर बच्चों हमारे पास जो R2 होगा जिसमें हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और फिर इन वैल्यूज़ को जो हम डिवाइड करेंगे दैट विल बी 10,750 न्यूटन, ठीक है। दोनों को ऐड करें, 20 पे डिवाइड करें, 10,750 न्यूटन। तो R2 जो है इसको जो हम यूँ भी लिख सकते हैं 10.75 किलो न्यूटन। तो R2 की वैल्यू जो ये भी आ सकती है 10.75 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये जो हमने R2 की वैल्यू जो है यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब R1 की वैल्यू लेनी है, तो R1 की वैल्यू जो है वो यहाँ से जो हम इस इक्वेशन से R1 जो होगा दैट विल बी 23,000 माइनस R2, तो R1 विल बी इक्वल्स टू 23,000 माइनस R2 विच इज़ 10,750। तो यहाँ से जो अगर 23,000 माइनस 10,750 करें तो आंसर आएगा 12,250। तो ये 12,250 न्यूटन, और इसको भी जो कह सकते हैं 12.25 किलो न्यूटन। तो ये वाली वैल्यू जो है ये होगी R1 की। ओके बच्चों, यहाँ तक आप देख सकते हैं बड़ा सिंपल क्वेश्चन, मतलब थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी है बट क्वेश्चन सिंपल है, राइट। तो ट्रैक्टर जो है टोटल वेट 15,000, 8,000 ब्रिज का, 10,000, 8,000, 5,000 फ्रंट व्हील का, दोनों व्हील्स के बीच में 3 मीटर डिस्टेंस गिवन है, तो ये 7 बन गया। इसके अकॉर्डिंग टॉर्क्स लिए, टोटल ब्रिज की जो लेंथ है वो 20 मीटर्स आएगी, हाफ दोनों तरफ से ये वाला छोड़ के, तो 20 मीटर के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करके तो जो R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो दैट वाज इजी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास प्रॉब्लम जो है 17 प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 2.17, इसमें जो आप देखें एक सफेरिकल बॉल है, मतलब सफेरिकल बॉल जो है ये बनाया, इसमें थोड़ा सा इसको और इस तरफ कर लेते हैं। तो ये जो एक सफेरिकल बॉल है, इस बॉल का जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, और ये बॉल जो है बच्चों इस तरफ को ऐसे जो है रोल कर रहा है, ऐसे रोल कर रहा है, और यहाँ से रोल होता हुआ ये बॉल आ रहा है। इसका बॉल का जो वेट है वो बच्चों इसका जो वेट है अगर हम देखें तो वो 50 न्यूटन है, और वो डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे। ये बॉल इधर से रोल होता हुआ आ रहा है, और रोल होता हुआ आ रहा था कि यहाँ पे जो एक स्टेप जो है ये आ गया इसके सामने, ये एक स्टेप है 5 सेंटीमीटर का एक स्टेप है, और इस बॉल ने रोल करते हुए इस स्टेप के ऊपर जो है रोल ओवर होना है, मतलब इसके ऊपर चढ़ना है इसने स्टेप के। तो हमें ये बताएं कि यहाँ पर हम कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पॉइंट ऑफ फोर्स भी बताया हुआ है, गिवन है ये फिगर। तो यहाँ बताया कि इस जगह अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स कितनी अप्लाई करेंगे कि जिससे ये बॉल जो है इस स्टेप के ऊपर जो है रोल ओवर हो जाए, ठीक है, इसके ऊपर चढ़ जाए ऐसे। तो फोर्स बच्चों हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम इस पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये बच्चों हम अप्लाई करेंगे। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ये होगा कि जब ये बॉल रोल ओवर होगा इस स्टेप के ऊपर तो उस वक़्त इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। ये बॉल मूव होता हुआ आएगा, मूव होता होता ये बॉल इस स्टेप के साथ जब टकराएगा और इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो उससे इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में आप कह लें कि जिस मूवमेंट पे ये स्टेप के ऊपर जाएगा तो दैट मूवमेंट विल बी एट दैट मूवमेंट द बॉल विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट को ओ लेंगे हम रेफरेंस, और इसके अकॉर्डिंग हम इसके जो टॉर्क्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से जो ये सॉल्व होगा तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो इसके जो टॉर्क्स कैलकुलेट करेंगे और उनका सम जो है वो 0 होना चाहिए। इसके ऊपर जो टॉर्क्स अगर देखें तो एक वेट है,
एक फोर्स F जिसको अप्लाई करना है, दो फोर्सेस हैं तो दोनों का टॉर्क होगा, तो दोनों के टॉर्क को हम कैलकुलेट करेंगे। ये रेफरेंस पॉइंट O ले लेते हैं एक्सिस, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये लेना है, इसका टॉर्क लेना है, ठीक है। अब जो देखें इसमें ये लाइन मैं खुद से ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन जो है वो डेफिनेटली रेडियस होगी, ये लाइन जो है ये 20 सेंटीमीटर ही होगी, जो कि इसका रेडियस गिवन है। अब जो फोर्स है बच्चों वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ लग रही है। इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे, यानी जब इस फोर्स का हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट P से लेके इस पॉइंट M तक जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, जिसको हमने कैलकुलेट करना है। अब बच्चों उसमें आप देखें कि P से लेके यहाँ तक ये जो पॉइंट है सेंटर है इसका, P से लेके सेंटर तक जो इसकी लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये बिल्कुल मिडल में है। टोटल रेडियस इसका 20 है, C से लेके यहाँ तक भी जो 20 है तो ये मिडल में है, तो ये जो लेंथ हमारे पास बचेगी ये वाली, ये लेंथ बच्चों 10 बचेगी। और उसके बाद फिर C से लेके M तक जो लेंथ है उसमें बच्चों ये देखेंगे ये जो स्टेप है इसकी हाइट 5 है, तो ये वाली लेंथ भी 5 होगी। तो टोटल रेडियस अगर 20 है तो फिर ये वाली लेंथ जो है ये बच्चों बन जाएगी 15, ठीक है। तो सेंटर को मैंने C कहा, तो C से लेके M तक जो है ये जो लेंथ होगी दैट विल बी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्टेप जो है ये 5 का है। तो फिर ये जो फोर्स है वो पॉइंट P पर एक्ट कर रही है, तो P से लेके M तक जो टोटल हाइट इसकी जो ये लेंथ बनेगी 10 + 15 दैट विल बी द मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स, ठीक है। यहाँ पे जो हम कहेंगे कि फोर्स F जो है ये हमने फाइंड करनी है। तो फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स का दैट इज़ इक्वल्स टू 10 + 15 दैट इज़ इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। इस तरह बच्चों वेट जो है W ये गिवन है दैट इज़ 50 न्यूटन, और वेट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला O से लेके M तक, ये बच्चों हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है। तो वेट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OM ये बच्चों हम मालूम करेंगे, उसके बाद फिर इस पे टॉर्क की कंडीशन लगाएंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए जो हम ये करते हैं कि ये देखें हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये O है, ये M है, ये C है, तो ये जो 20 है ये 15। तो OM जो है फिर इसमें हम लिखेंगे कि OM स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 20 स्क्वायर - 15 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो OM स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 400 - 225। तो यहाँ पे बच्चों जो OM होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 175, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो स्क्वायर रूट है इसका 175 का दैट इज़ 13.3 समथिंग, ठीक है। तो OM जो है दैट इज़ 13.3 न्यूटन, तकरीबन ये जो लेंथ बनेगी। अब बच्चों इसके टॉर्क लेने, तो टॉर्क में जो है हम देखेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो जो वेट है बच्चों इस मूवमेंट आर्म O के अकॉर्डिंग वेट जो है इसका ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, और फोर्स जो है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगी। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे कि F जो है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, और ये बच्चों प्लस होगा और माइनस आ जाएगा W जो कि 50 है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 13.3 से, द सम विल बी 0। तो यहाँ पे बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो F है, जो फोर्स है बच्चों हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगी दैट विल बी समथिंग लाइक 50 मल्टीप्लाइज 13.3 ओवर 25, तो दिस इज़ 26 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 26 न्यूटन, ऑलमोस्ट 26 न्यूटन समथिंग जो है ये इसका आंसर बच्चों यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये जो फोर्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 26 न्यूटन फोर्स ऑलमोस्ट हमें लगानी पड़ेगी, जिससे हम इस बॉल को रोल करेंगे और ये जो रोल करके इस स्टेप के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 2.17, ठीक है बच्चों। तो 2.17 जो है क्लियर है। तो देन इट कम्स प्रॉब्लम 2.18 द लास्ट वन। तो आखिरी प्रॉब्लम जो है अब उसको बच्चों यहाँ पे देखते हैं उसकी स्टेटमेंट को, और उसके बाद फिर उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, फाइनल प्रॉब्लम, अ यूनिफॉर्म
sphere of weight 10 Newton is held by a string attached to a frictionless wall so that the string makes an angle of 30 degree with the wall as shown। ये भी जो एक सफ़ियर है, एक यूनिफॉर्म सफ़ियर है, ठीक है, ये वाला ये यूनिफॉर्म सफ़ियर है, और जो इस सफ़ियर को एक स्ट्रिंग के साथ बांधा है और फिर उस स्ट्रिंग को साथ में जो है ये दीवार है एक तरफ, तो स्ट्रिंग दीवार से बंधी हुई यहाँ पे, फ्रिक्शनलेस मींस देयर इज़ नथिंग, नो फोर्स एट दिस पॉइंट, फ्रिक्शनलेस वॉल है। और जब इस स्ट्रिंग के साथ इस सफ़ियर को बांध के छोड़ा तो इसने बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री एंगल जो है वो बनाया। तो दो चीज़ें बच्चों इसमें यहाँ पे हम लोग जो है वो फाइंड करेंगे, एक इसमें फाइंड करेंगे टेंशन स्ट्रिंग में कितनी होगी, और दूसरा बच्चों हम ये फाइंड करेंगे कि फोर्स फ्रॉम द वॉल ऑन द सफ़ियर जो है ये कितनी होगी। तो ये स्फीयर जो है बच्चों इस तरह स्ट्रिंग के साथ अटैच है, इसमें एक फोर्स फाइंड करेंगे F बाय द वॉल ऑन द सफ़ियर, और एक T हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सिचुएशन जो है ये हमारे सामने है। इसमें बच्चों ये है कि इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे हम टेंशन के, ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे और उन कंपोनेंट्स से हम बैलेंस करके ये जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो ये है कि टेंशन के अगर हम कंपोनेंट्स बनाएं तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स जो है ये बनेंगे, और एक कंपोनेंट जो है ये जो इस तरफ को आएगा टेंशन का अपवर्ड होगा, ठीक है, इस तरफ, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ। वो हम ऐसे करते हैं बच्चों कि कंपोनेंट में ये 30 एंगल है, 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल बच्चों बनेगा 90, और फिर ये एंगल जो है ये बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो 30 + 90 120, तो 180 - 120 ये 60 डिग्री बनेगा। तो टेंशन में बच्चों फिर ये जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस तरफ को बनेगा, दैट विल बी T cos ऑफ 60, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये बच्चों बनेगा T sin ऑफ 60। तो इस तरह बच्चों हमारे पास जो है वो टोटल टेंशन के दो कंपोनेंट बन गए। एक इसका जो वेट होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा W, दैट इज़ गिवन, दैट इज़ इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो इसमें बच्चों यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हम लिखें तो यूजिंग कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन बच्चों लिखते हैं, यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये है कि समेशन Fx मस्ट बी 0। अब इसमें जो राइट डायरेक्टेड फोर्स जो है और लेफ़्ट डायरेक्टेड फोर्स, यहाँ पे जो दो फोर्सेस हैं, इसमें जो राइट डायरेक्टेड फोर्स है दैट इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द सफ़ियर, उसको जो F लिखेंगे हम, और लेफ़्ट डायरेक्टेड फोर्स जो है दैट इज़ माइनस T cos ऑफ 60 एंड दैट मस्ट बी 0, ठीक है बच्चों। उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ F लेंगे, तो F - T cos 60 = 0। तो यहाँ से बच्चों हम F जो है वो कह सकते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू T cos ऑफ 60, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी यहाँ से अभी जो हम लोग 1 F की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमें T नहीं पता। दूसरी कंडीशन में जो इसमें लिखते हैं समेशन Fy = 0, उसमें फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस में देखते हैं। तो अपवर्ड फोर्स जो है दैट इज़ T sin 60, और उसको जो लिखते हैं पॉजिटिव, तो T sin ऑफ 60 पॉजिटिव, माइनस डाउनवर्ड जो कि वेट है -10 दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसको जो जब लिखते हैं हम तो T जो है यहाँ पे जो T जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 10/sin ऑफ 60। मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम कि हमारे पास T की वैल्यू जो है वो 10/sin 60 आएगी। तो इसको बच्चों सॉल्व करते हैं, हमारे पास 10/sin 60 जो है दैट इज़ 11.6, सो T इज़ 11.6 न्यूटन। तो इसमें जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में दैट इज़ 11.6 न्यूटन। और अगर जो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में लगा दें तो फिर जो F आएगी, जो फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द सफ़ियर, दैट इज़ इक्वल्स टू T cos ऑफ 60। तो यहाँ पे जो T जो है दैट इज़ 11.6 इंटू cos ऑफ 60, cos ऑफ 60 इज़ 1/2, तो 11.6/2 5.77 समथिंग जो है F 5.77 न्यूटन समथिंग इसका आंसर होगा। ऑलराइट बच्चों, सो दैट्स ऑल प्रॉब्लम 2.18। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 18 प्रॉब्लम्स जो है रिलेटेड टू वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम
इकट्ठी जो है कलेक्टिवली हमने इसको जो सॉल्व की। लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा है, बट आई एम श्योर कि ये लेक्चर जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जिस भी प्रॉब्लम को आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, डायरेक्ट उस प्रॉब्लम पे जाके आप उसको समझ सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। स्टिल अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन, किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को फील हुई है, तो एज़ यूजुअल आप जो है वो मुझे लिख सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो वी विल डील विद दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ठीक है, सेपरेटली भी बनाना पड़ा कुछ उस पर लेक्चर तो वो भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एज़ लॉन्ग एज़ कि आप उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाएँ बच्चों। ऑलराइट बच्चों, अच्छा अच्छा सा पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।